Hello students, in this video we will cover chapter 6 for class 4 and the name of your chapter 6 is Government in India. In this chapter we will discuss about the government system in our country, how it's run. Students, now before start the government system of our country, we must know about the constitution of our country. यानी हमारा संविधान क्या है और ये हमें किन किन चीज़ों का अधिकार देता है। संविधान में निहित चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। बेटे, मनुष्य के पास अपने सामान्य अधिकारों के अलावा कुछ एक फंडामेंटल्स राइट भी होते हैं, यानी उसके अपने मौलिक अधिकार भी होते हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से निहित हैं, संक्षिप्त हैं। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार और आपके ऑर्डिनरी राइट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। सामान्य जो अधिकार है वो व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग, अपने खुद के मानसिक व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ले सकता है। उसके ऊपर किसी भी कानूनी या लीगल अथॉरिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। सेकेंडली, जो आपके मौलिक अधिकार है वो बाय लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यू डू नॉट बी ब्रेक देम and you cannot be disorder any fundamental rights according to our Indian Constitution. So, fundamental rights are protected and guaranteed by the Constitution of the country. यानी हमारे मौलिक अधिकार हमें वो विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रदान करते हैं जो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हैं हमारे मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग. And the Constitution of India recognizes certain basic fundamental rights for every citizen of India. हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कुछ एक मौलिक अधिकार निहित हैं. लाइक फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार. सेकंड है राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का, स्वतंत्रता का अधिकार, अपने अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी प्रकार का फैसला लेने का अधिकार. थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार. नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो संविधान के निहित नियमों के अनुसार उसका उपचार. नाउ व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है. सो फर्स्ट इज वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न अ कंट्री प्रॉपरली. सबसे पहले तो हमें संविधान की प्राइम जो आवश्यकता पड़ती है वो अपने देश की सरकार को चलाने के लिए. सेकेंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, कि किसी भी देश का संविधान उस देश में किस प्रकार की सत्ता, किस प्रकार का राजनीतिक जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाएगा, उन सभी को डिफाइन करता है. थर्ड इज समटाइम वी फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू, कई बार हमें कई ऐसे इशू हो जाते हैं जिनके बारे में हम बहुत ही ज्यादा परेशान हों. दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट, और उनके ऊपर हमारा अधिकार भी है लेकिन फिर भी वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस, उस समय हमारा संविधान हमें उन चीजों के बारे में, संविधान के अंदर निहित नियमों के अकॉर्डिंग हम अपने फैसले ले सकते, अपने अधिकार आगे रख सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी फंक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सरकार के जो वो भी संविधान में निहित अनुच्छेदों और नियमों के अकॉर्डिंग ही अपने कार्यों को आगे प्रोसीड करते हैं. ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट including ordinary citizens derive their power and authority like fundamental rights from the constitution. ये जो हमारे सरकार के तीन अभिन्न अंग हैं, ये प्रत्येक नागरिकों के लिए जो हमारे संविधान में अधिकार एवं नियम और जो अथॉरिटी हमें प्रोवाइड की गई है उन सभी को आगे फॉलो करते हैं. इफ दे एक्ट अगेंस्ट इट, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो इसके विरुद्ध जाते हैं तो वो असंवैधानिक कहलाता है. तक हमने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें निहित फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा. अब बात आती है कि कानून के प्रारूप और रूपरेखा किन की देखरेख में तैयार हुई और
यह कब अडॉप्ट किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसे तैयार किया गया और हमारे देश के 133 करोड़ भारतीय लोगों द्वारा ये जो हमारा संविधान है उसके हर नियम, कानून और फंडामेंटल राइट्स को फॉलो किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। It's divided into two major parts, the central government system and the state government system. Now we will discuss about first the central government system. केंद्रीय सरकार कितने भागों में और किस प्रकार से बटी हुई है? Central government is basically divided into three major organs. First is executive, second is legislature or parliament, and third is judiciary. Now the function of executive organ consists of three sub organs के अंदर आते हैं बेटे हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और सारे कैबिनेट मिनिस्टर। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? टू पास द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर, कि हमारे पार्लियामेंट में जो नियम, जो कानून बनाए जाते हैं उनको अपनी आपसी सहमति के द्वारा पास करना, जिसमें सभी की सहमति का होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। इट कंसिस्ट लोकसभा, राज्यसभा। इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा में निहित और लिए जाने वाले फैसले। एंड सेकंड, प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है वो भी पार्लियामेंट के अंडर ही आती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नियमों को बनाना। जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम था कि जो नियम बनते हैं, जो कानून बनते हैं उनको पास करना, तो कानून बनाने का जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के पास है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज जुडिशरी। जुडिशरी ऑर्गन जो है वो न्यायालय से संबंधित जितनी भी जानकारी है, लाइक जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा देश का उच्चतम न्यायालय, वो सुप्रीम जुडिशरी ऑर्गन के अंडर ही। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सोल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, यानी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री अथॉरिटी के बीच में होने वाले फैसलों के बीच होने वाले मतभेदों को सोल्व करना, अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर और कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरी जो जन संबंधी जितनी भी समस्याएं। Now, if we know about the Lok Sabha and Rajya Sabha system of our country, then these differences must be clear in our mind. First is, members of Lok Sabha are directly elected by the eligible voters, यानी जो लोग वोट देने के लिए योग्य हैं उनके द्वारा लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं, यानी हमारी आम जनता के द्वारा लोकसभा के मेंबर का सदस्यों का चयन होता है। सेकंड इज, मेंबर्स ऑफ राज्य सभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चयन जो लोकसभा के अंदर हमारे द्वारा मेंबर चयनित करके भेजे जाते हैं, उन सदस्यों द्वारा राज्यसभा के मेंबर का चयन किया जाता है। द पीरियड ऑफ लोकसभा इज 5 years। हमारे देश में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इट इज परमानेंट बॉडी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। और जो हमारी राज्यसभा है वो एक स्थायी बड़ी है जिसमें 1/3 जो सदस्य है राज्यसभा के उनका निष्कासन, उनको रिटायर जो अवधि है वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद हो जाती है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 मेंबर्स। लोकसभा के में सदस्यों की संख्या 552 है। इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, जबकि राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। मनी से संबंधित जितने भी आपके बिल हैं, पैसों से संबंधित, वो सभी लोकसभा में ही पास होते हैं। इट ग्रांट्स द मनी फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी देश की राज सत्ता को चलाने के लिए जो मनी पास किया जाता है, जो धन पास किया जाता है, वो सारे बिल लोकसभा में ही पास होते हैं। नाउ द राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर मनी बिल्स। और राज्यसभा के पास धन से संबंधित जो बिल है उनके लिए अधिक अधिकार नहीं होते। मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा के कंपैरिजन में अधिक पावरफुल है। लेस पावरफुल देन द लोकसभा, और यह लोकसभा के कंपैरिजन में कम पावरफुल है। लोकसभा हमारे देश की पार्लियामेंट का लोअर हाउस है और राज्यसभा